फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसका टाइम पीरियड निकाला जाता है और उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। और इन्हीं टॉपिक्स पे, हाफ लाइफ एंड टाइम पीरियड पे, रेट कांस्टेंट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होते हैं, इन्हीं पे जिस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारी एनसीईआरटीज में गिवन है या जिस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर कितना हो, वन हो, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो रिएक्टेंट की पावर है वो कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो जैसे एक रिएक्शन है, ठीक है, हमने एक रिएक्शन ले रखी है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, के कंसंट्रेशन की पावर एन, यही तो लिखते हैं हम। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसके लिए एन की वैल्यू कितनी है, वन है। तो आर बराबर हो जाएगा के कंसंट्रेशन की पावर, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर वन। क्लियर हुआ। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आ गया हमारा के आर के बराबर। तो यहां से अगर हम डी आर की वैल्यू निकालना चाहें तो डी आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस के आर इंटू डी टी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम करना चाहें इसको सॉल्व, तो ये डी आर अपॉन आर हमारे पास आ जाएगा माइनस का के डॉट डी टी। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के, तो हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा। अब डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारे पास, वन अपॉन एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग एक्स, तो इसका हो जाएगा नेचुरल लॉग आर माइनस के डी टी का हो जाएगा टी प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इसको हमने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सपोज कीजिए इनिशियल टाइम जो है, इनिशियल टाइम कितना है, जीरो है। जब टाइम जीरो रहा होगा, इनिशियल कंडीशन रही होगी, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर रही होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर, आर नोट के बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग, आर की जगह हमने आर नोट लिख दिया इनिशियल कंसंट्रेशन, तो टाइम की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि टाइम कितना था, जीरो, प्लस आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई नेचुरल लॉग आर नोट। क्लियर हुआ। अब इस आई की वैल्यू को पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन फर्स्ट, जैसे हम आई की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग आर बराबर माइनस के टी प्लस आई, और आई की वैल्यू किसके बराबर है, नेचुरल लॉग आर नोट के बराबर है। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग आर माइनस नेचुरल लॉग आर नोट बराबर माइनस के टी। तो इसको अगर हम उल्टा करें, नेचुरल लॉग आर नोट को पहले लिखें, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग आर नोट माइनस नेचुरल लॉग आर बराबर प्लस का के टी, यही तो आएगा। और log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a ऑन b के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया के टी। तो यहाँ से t की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो t की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन के नेचुरल log आर नोट अपॉन आर। क्लियर हुआ। अगर हम नेचुरल log को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज सॉल्व तभी होगा वो, तो t की वैल्यू हम लिखेंगे 2.303 अपॉन के log टू दी बेस 10 आर नोट अपॉन आर। बिकॉज जब भी हम नेचुरल लॉग को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है सेकंड इनवर्स। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की कितनी वैल्यू होती है, सेकंड इनवर्स। तो ये हमने डेरिवेशन किया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम पीरियड निकालने के लिए, कि अगर टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन आर नोट है, लेकिन जब टाइम टी हो जाएगा तो कंसंट्रेशन आर हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला है, इससे हम टी भी निकाल सकते हैं, आर के भी निकाल सकते हैं, और कंसंट्रेशन एट टाइम टी जो कि आर है उसके भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसी रिएक्शन का एक मॉडिफिकेशन करता हूं, अगर मैं इसी रिएक्शन को मॉडिफाई करता हूं तो किस तरह लिख सकते हैं, देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने यहां से डिराइव किया कि नेचुरल लॉग आर, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, नेचुरल लॉग आर बराबर ये वाली लाइन देखनी है, ठीक है। नेचुरल लॉग आर बराबर माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर नोट, यही तो फॉर्मूला था ना। तो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक मॉडिफिकेशन करने के लिए हम इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेते हैं कि नेचुरल लॉग आर बराबर
माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर नोट। क्लियर हुआ इतना? ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है इसे हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे मॉडिफाई, ध्यान से देखना है कि एक रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक रिएक्टेंट है किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सपोज कीजिए कि जब टाइम था t1, एट टाइम t1, जब टाइम कितना है t1 है, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितनी है r1, तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग r1 बराबर माइनस के, टाइम कितना है t1 प्लस इनिशियल कंसेंट्रेशन तो r नोट ही रहेगी, तो इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब जब टाइम कितना हो गया, अब टाइम हो गया हमारे पास t2, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हो जाएगी r2, तो बराबर माइनस के t2 प्लस नेचुरल लॉग r नोट, ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर देंगे। जैसे हम सेकंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे, यह जाएगा नेचुरल लॉग r1 माइनस नेचुरल लॉग r2 बराबर, अब जब हम इसको माइनस करेंगे नेचुरल लॉग आर नोट माइनस नेचुरल लॉग आर नोट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का के t1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये के t2, तो ये जाएगा हमारा के t2 माइनस t1। क्लियर हुआ? ये ऊपर वाला ही तो जाएगा नीचे। और लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए अपॉन बी आ गया किसके बराबर, के t2 माइनस t1 के बराबर। तो यहाँ सिर्फ k की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन t2 माइनस t1 नेचुरल लॉग r1 अपॉन r2। क्लियर हुआ? k बराबर 1 अपॉन t2 माइनस t1 नेचुरल लॉग r1 अपॉन r2, तो k की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 लॉग r1 अपॉन r2। तो हमारे पास k की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ चुकी है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अगर हमें बोला जाए कि T1 टाइम पे कंसंट्रेशन इतनी है और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन इतनी है, तो बताओ रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ किस तरह बनता है, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो नॉर्मल फॉर्म आई वो क्या है, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट अपॉन आर, यही है ना। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं आगे। इसी को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे कि टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट अपॉन आर, यही तो है हमारे पास। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, k को t के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2.303 लॉग आर नोट अपॉन आर। क्लियर हुआ? तो ये आ जाएगा के टी अपॉन 2.303 बराबर लॉग आर नोट अपॉन आर। क्लियर हुआ? तो यहां से अगर हम इसे लिखें कि के टी अपॉन 2.303 लॉग ए अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हम लिख सकते हैं log r बराबर log r नोट, इस माइनस log r को हम इस साइड लेके आ गए तो ये प्लस का log r बन गया, और log r नोट जो है वो एज इट इज है, और ये प्लस के के टी अपॉन 2.303 को इधर लेके आए तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये हमारे पास y, ये हमारे पास c माइनस m, ये x, ये k अपॉन 2.303 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास दिख रही है, ये हमारे पास इक्वेशन दिख रही है स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप की। तो जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास इस तरह से ये टाइम है, और ये हमारे पास लॉग आर है। क्लियर हुआ? तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पे ये जो सी की वैल्यू है ये लॉग आर नोट के बराबर है इंटरसेप्ट, और जो स्लोप है इसको हम m से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, k अपॉन 2.303 के बराबर है। तो आई थिंक सॉरी माइनस के। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। लॉग जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है इसका ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हाफ लाइफ के बारे में हम बात करें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो हाफ लाइफ एग्जैक्टली होती क्या है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना हो जाती है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बिल्कुल हाफ हो जाती है। तो
सॉरी, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे पास आर और ये है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर बात करें, इनिशियली टाइम कितना होगा, जीरो होगा। जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी, आर नोट थी, क्लियर हुआ, और प्रोडक्ट था जीरो। अब टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया हमारे पास टी हाफ। तो अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी आर नॉट बाई टू, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी हाफ होगी क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट अगर हाफ होगा तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आर नॉट बाई टू, क्लियर हुआ। तो अगर हम अपना फॉर्मूला लगाएं, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट अपॉन आर का, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, टी को अगर हम टी हाफ मान लेते हैं तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है टी हाफ पे वो कितनी हो जाएगी, आर नोट का हाफ हो जाएगी। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट अपॉन आर, और आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर नोट बाय 2 के बराबर। तो आर नोट से आर नोट कैंसिल हुआ, तो टी बराबर 2.303 अपॉन के, और ये 2 ऊपर जाएगा और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो टी हाफ, सॉरी ये टी हाफ है ना, तो टी हाफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.691 अपॉन के। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कैसे इसका डेरिवेशन हम डिराइव कर सकते हैं, और क्या इसकी हाफ लाइफ होती है, किस तरह से निकलती है हाफ लाइफ। चलिए अब बात करते हैं इसके ऊपर बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, कि किस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बनती हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो टी हाफ की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 200 सेकेंड इनवर्स। तो इसके अगर हम के की वैल्यू निकालनी है, सॉरी ये तो रेट कांस्टेंट है, सॉरी ये के की वैल्यू गिवन है, और हमें इसकी टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता है, कितना होता है 0.691 अपॉन 691 अपॉन के की कितनी वैल्यू है, 200 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.00346 सेकेंड, इतने हाफ लाइफ आ गई। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट के लिए टी हाफ अगर निकालना है तो 0.691 अपॉन के कितना है, 2 मिनट। तो जो हाफ लाइफ है ये मिनट में आएगी, 0.346 मिनट, क्लियर हुआ। इसे सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड टी हाफ निकालना है तो 0.691 अपॉन के, और के यहाँ पे किसमें है, ईयर में है, तो हाफ लाइफ जो आएगी वो ईयर में आएगी, ठीक है, 0.173 ईयर। तो आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए हाफ लाइफ कैसे निकलेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जब उनके रेट कांस्टेंट गिवन होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। इसका मतलब हमें जो है रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। तो रिएक्टेंट अगर 5 ग्राम हमने लिया है तो 3 ग्राम तक होने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, आर नॉट 5 ग्राम, और आर कितना है एट टाइम टी, 3 ग्राम, क्लियर हुआ। और टाइम दे रखा है हमें कितना, पूछ रखा है कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है टाइम का वो क्या होता है, टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर। अगर T1 T2 देके रखते तो यहाँ पे क्या आता, R1 अपॉन R2, लेकिन मॉडिफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। टी निकालना है, हो जाएगा 2.303 अपॉन के की वैल्यू 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 गिवन है, लॉग आर नॉट अपॉन आर, आर नॉट कितना है 5 और आर कितना है 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टी बराबर इट बिकम्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2.303 अपॉन 1.15 है ये हमारे पास आ जाएगा 2 के आसपास, ठीक है। एंड ये 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, log a अपॉन b जो होता है इसे हम लिख सकते हैं log a माइनस
log b। तो log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 और log 3 की वैल्यू होती है 0.4770। तो t जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ सॉरी +3 और 0.9.22। क्लियर हुआ? तो t बराबर आ जाएगा कितना 0.44 इंटू 10⁻³ तो लगभग ये आ जाएगा 440 सेकंड के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक होगी तो वो आप करेक्ट कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, इस तरह से ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन 10 मिनट। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका 99% जो है वो कितने समय में कंप्लीट हो रहा है, 10 मिनट में। पूछ रखा है व्हेन विल 99.9% रिएक्शन कंप्लीटेड। तो दो केस दे रखे, तो जब भी दो केस वाला क्वेश्चन आएगा ना, बिकॉज ये ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है हमारे पास, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 जो एक्सरसाइज का वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसी तरह से कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं 99% वाला केस, सॉरी 99.9% वाला केस लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं 99% वाला केस। तो बोल रखा है 99% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है कितने में, T99 कंप्लीट हो रही है 10 मिनट में। तो पूछ रखा है T 99.9% कितने टाइम में कंप्लीट होगी। इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी रही होगी 100। अब 99 तो कंप्लीट हो चुका है ना, तो अब बचा कितना होगा 1% बचा होगा। यहाँ पे 99.99% कंप्लीट हो चुका है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर 100 रही होगी तो अब बचा हुआ कितना है 99.9 तो कंप्लीट हो गया, तो 0.1 ही तो बचा होगा R। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले T 99.9 का फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर का, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग R नॉट 100 अपॉन R 0.1 अपॉन, अब T 99 का लगाएंगे, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 1। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा लॉग 1000, ये हो जाएगा लॉग 100। तो इससे k से 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज सेम रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो T 99.9 अपॉन T 99 जो हमारे पास आएगा वो आएगा log 1000, और log 1000 को हम लिख सकते हैं log 10⁻³ और log 100 को लिख सकते हैं log 10⁻²। और log x की पावर y क्या होता है, y log x, तो इसे लिखेंगे 3 log 10, और log 10⁻², 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये आंसर आएगा 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू T99, तो 3/2, और T99 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है 10 मिनट। तो यहाँ पे आएगा 10, 2 1 जा 2 5 जा और 3 5 जा 15। तो देखो 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 मिनट लग रहे हैं, लेकिन 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 15 मिनट लग रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन पूछी जाएगी और किस तरह से उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप ये वीडियो कामयाब हुई होगी आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में समझाने में। कोशिश यही की कि कम से कम समय लेके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाए, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं एक जनरल आइडिया मिल जाए। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।